नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा पथ में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला में 2-3 टॉपिक वाइज आपको वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। चलिए फिर से रिपीट कर दिया मैंने। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में डाल रखा है। इस बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। क से लेकर के व तक, क से लेकर के व तक। तो ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम अब देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हमने इसको नोट्स में जो है आपको मैंने एक टेबल के सहारे से बताई हूँ कि किस तरीके से आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो एक में हमने डाल दिया है वर्ग, दूसरे में वर्ण और तीसरे में उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवर्ग। देखिए, इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो सकता है। बस समझ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे है कवर्ग। कवर्ग में क्या आ जाता है? क ख ग घ यहाँ। तो ये कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। तो हम देखेंगे कि कंठ जो है सबसे नीचे कंठ होता है। तो कवर्ग सबसे नीचे स्थित कंठ से हम स्टार्ट अगर करें, देखा जाए तो कंठ से स्टार्ट करते हैं बोलना। तो जो सबसे निचली जो स्थित है कंठ, तो कंठ से हम क को ले लेंगे। अब ऊपर आते, कंठ से थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो क्या है? तालु है। तो कंठ के बाद तालु आता है तो वो हो जाएगा चवर्ग। फिर उससे थोड़ा सा और आगे आइए तो मूर्धा है। तालु के बाद क्या है? मूर्धा है। तो मूर्धा से क्या हो जाएगा? टवर्ग। और फिर मूर्धा से थोड़ा सा ऊपर आइए तो आपको क्या है? दंत है। दंत से क्या हो जाएगा? तवर्ग। और फिर सबसे जो पवर्ग है वो सबसे ऊपर वाले स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ से क्या बोला जाता है? पवर्ग। तो इसको अगर हम समझ लें अच्छे से कि कंठ से स्टार्ट करेंगे और ओठ तक आ जाएंगे, और क से कवर्ग से स्टार्ट करेंगे और पवर्ग जो है सबसे ऊपर वाले भाग ओष्ठ से हो जाएगा। तो इसको अगर आप अच्छे से कोशिश करें कि एक बार अच्छे से समझ लें, तो आपको बार बार ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कवर्ग कंठ से बोला जाता है, चवर्ग तालु से बोला जाता है। इसको आप माइंड सेट कर लीजिए कि कंठ सबसे निचले स्थित जो है कंठ, तो उससे कवर्ग बोला जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आते जाइए। कंठ के बाद क्या है? हमारे मुंह में तालु। तालु के बाद क्या है? मूर्धा। मूर्धा के बाद क्या है? दंत। दंत के बाद क्या है? ओष्ठ। ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है वो ये वर्गीकरण करते जाएंगे। तो हमने बताया आपको कि कई जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कैसे और किस उच्चारण स्थान के साथ आपको हमने बता दिया इस वीडियो में। तो अब हम दूसरा देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर। दूसरा जो है वो क्या है? प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर जैसे कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप देख सकते हैं, मैंने स्पर्श व्यंजन को यहाँ पर लिख दिया। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक। तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। क्या है ये? स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, एग्जाम में, कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन दे देंगे 4 और एक ऑप्शन हमें चूज करना होता है। तो क से लेके अगर म के बीच में कोई भी वर्ण है तो वो क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन है। अब हमें क या ख के साथ अ आ ई में से कोई शब्द कोई भी वर्ण दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमारे जो क और म, क से लेकर के म के बीच में अगर कोई वर्ण होगा तो वो स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। तो क से लेकर के म तक क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। अब इसी के साथ हम देखेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन। क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। और एक होता है उष्म व्यंजन। देखिए, इसको भी हम ट्रिक के साथ आपको बता दे रहे हैं याद करने का, कि आप भूलिएगा नहीं अगर इसको ढंग से देख लें। तो अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, और उष्म व्यंजन स श और ह है। तो आप इसमें ध्यान लीजिए। ये है अंतःस्थ व्यंजन। क्या है ये? अंतःस्थ व्यंजन। और ये है उष्म व्यंजन। आप देखिए कि पहले अ आता है, उसके बाद यू आता है। पहले अ आता है, उसके बाद क्या आता है? उ आता है। तो अ जो आएगा तो य र ल व पहले आता है, तो हम इसको अंतःस्थ व्यंजन में रख लेंगे। और उ जो है वो बाद में आता है। तो ये जो बाकी के स और ह है, तो इसको उष्म व्यंजन में रख लेंगे। तो अगर इसको हम दिमाग में बिठा लें कि पहले अ आता है, उसके बाद यू आता है, वाला जो 4 वर्ण होंगे वो क्या हो जाएंगे? अंतःस्थ व्यंजन। और दूसरे वाले में जो होगा वो बाद में आता है, तो जो बाकी का स और ह है तो वो उष्म व्यंजन है। तो इसको आसान है ट्रिक के सहायता से याद करना। अब याद रखने योग्य बातें हमने इसको अच्छे से अंकित कर दिया है कि याद, इसमें से आप क्या याद, मतलब बहुत ज़्यादा स्टार लगा दिया है मैंने नोट्स में कि कितना इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33।
स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। और आपको मैंने बता दिया कि स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होगा, क से लेकर के ह तक। आप क से लेकर ह तक अगर काउंट करते हैं तो आपको टोटल 25 स्पर्श व्यंजन मिलेंगे। और अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 य र ल व। और उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो स और ह। तो अंत और अस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में आपको बिल्कुल भी जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ये देख लीजिए कि अ पहले आता है तो य र ल व जो है वो पहले आएगा, तो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। उ बाद में आता है तो ह जो है वो बाद में आता है तो वो उष्म व्यंजन हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखें तो आपको इसको बार-बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो एक है घोष व्यंजन। क्या है? घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन जो है ये ग, घ, ड, ज, झ, य, ट, ड, ढ, न, ध, द, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, स और ह। ये सारे क्या हैं? घोष व्यंजन है। क्या है? घोष व्यंजन। इसको भी आप अगर याद रखना चाहें तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि शुरू के 2 वर्ण को छोड़ करके, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ग और ग, घ, य 3 है ना। तो ये शुरू का जैसे क और ख को छोड़ करके और लास्ट के जो 3 वर्ण हैं उसको घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष व्यंजन। आप देखिएगा हर वर्ण में यही है। जैसे क ख को छोड़ दिया गया ग, घ, य। अब च, छ को छोड़ दिया गया है और ज, झ, य। अब ट, ठ को छोड़ दिया गया है ड, ढ, न। त, थ को छोड़ दिया गया है द, ध, न। और प, फ को छोड़ दिया गया ब, भ, म। य और जो य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत, स, हो, यानी य, र, ल, व का टोटल अक्षर जो है घोष व्यंजन होगा। याद रखिएगा, घोष व्यंजन जो है शुरू के 2 वर्णों को छोड़कर क और ख, च और छ, ज और उसके बाद ट और ठ, त, थ और प, फ 2-2 अक्षर को छोड़ के लास्ट के जो 3 वर्ण हैं उसको घोष व्यंजन कहते हैं। लेकिन य से लेके ह तक इनके सारे अक्षर य, र, ल, व का जो है वो घोष व्यंजन होगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि घोष व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो हमें लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। शुरू के 2 वर्णों को छोड़ करके और लास्ट के जो 3 वर्ण हैं उसको हम ले लेंगे। और जैसे चवर्ग का हो, टवर्ग का हो, तवर्ग का हो, पवर्ग का हो, कवर्ग का हो, उसमें से सभी में से शुरू के 2 अक्षरों को छोड़ देंगे और लास्ट के 3 अक्षरों को हम ले लेंगे। लेकिन य, र, ल, व के सारे अक्षर, सारे वर्ण जो है वो क्या होंगे? घोष व्यंजन। तो अब हम हमने देख लिया कि घोष व्यंजन। अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें होता है 2 होता है। एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण, तो इसमें देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से होंगे। इसमें भी एक ट्रिक के साथ अगर आप इस तरीके से याद करना चाहें कि क, ग, च, जो कभी याद नहीं होता, हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है, लेकिन इसको भी याद करने का अच्छा ट्रिक है। आप देखिए कि हर एक वर्ड में से क्या ले लिया गया है? एक को छोड़ करके एक। जैसे क है, क के बाद हमने ख को छोड़ दिया है और गो ले लिया है। च ले लिया है और फिर छ को छोड़ करके जो ले लिया है। ट ले लिया है और ट के बाद ठ को छोड़ दिए हैं, फिर हमने ले लिया है। इसके बाद त ले लिया है, त के बाद फिर हमने थ को छोड़ करके द ले लिया। मतलब एक को छोड़ करके एक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अगर हम इस तरीके से याद करें कि किसी भी चाहे वो कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, सब में से एक वर्ण को छोड़ करके दूसरा वर्ण ले लिया गया है। शुरू के वर्ण, फिर एक वर्ण को छोड़ दीजिए, फिर तीसरा वर्ण ले लीजिए, यानी पहला और तीसरा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। इसी के साथ हम देखेंगे महाप्राण। जैसे हमने अल्प प्राण को देखा वैसे क्या देखेंगे? महाप्राण। महाप्राण में अब आसान हो जाएगा। अगर आप अल्प प्राण को अच्छे से समझ लेंगे तो जो बचा हुआ शेष रहेगा वो महाप्राण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अब देखिए इसमें अल्प प्राण में अगर हमने क ले लिया है तो यहाँ क्या ले लेंगे? अल्प प्राण में हमने क लिया है तो यहाँ पर ख ले लेंगे, है ना। फिर ग अल्प प्राण में ग लिया है तो यहाँ पर क्या बच गया? घ बच गया। तो घ कितना आसान है समझना, यानी एक को छोड़ करके एक। अल्प प्राण में पहला और तीसरा हमेशा वर्ण आता है, लेकिन महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। तो समझ में हमें लगता है कि आप जो है वो अच्छे से समझ गए हैं, बल्कि बहुत अच्छे तरीक़ा से मैंने इस नोट्स में अंकित भी किया है और आपको समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हमेशा इसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है कि व्यंजनों का वर्गीकरण में जब हमसे पूछा जाता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वर्ण कहाँ पर अंकित होगा। तो एक बार चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि
हम कंठ से शुरू करेंगे उच्चारण स्थान और धीरे 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 ऊपर आते जाएंगे। कंठ के बाद हमारे मुंह में क्या है, तालु, तालु के बाद क्या है, मूर्धा, मूर्धा के बाद क्या है, दंत, दंत के बाद क्या है, ओष्ठ। इसी तरह से हम इसमें भी शुरू से का वर्ग ले लेंगे और सबसे निचले स्थान कंठ से स्टार्ट करेंगे बोलना। तो सबसे निचले स्थान का वर्ग, फिर उसके बाद तालु है तो चवर्ग, फिर उसके बाद मूर्धा है तो टवर्ग। देखिए कितना आसान है। अगर इसको हम अच्छे से थोड़ा सा अगर ध्यान लगा लें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से स्पर्श व्यंजन को हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए। स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के म तक होगा, योरो लोबो नहीं होगा। योरो लोबो क्या होगा, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन भी आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। कैसे समझा दिया है कि अ जो है वो पहले आता है, तो 4 अक्षर जो योरो लोबो के होंगे वो अंतःस्थ व्यंजन होंगे। ऊ क्या है, बाद में आता है, तो ये उसमें जो बाद के 4 अक्षर हैं योरो लोबो के, वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद हम कुछ नोट्स में अंकित कर दिए हैं स्टार लगा करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। कुल व्यंजन कितने हैं, 33। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। अंतःस्थ कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं वो मैंने ब्रैकेट में बता दिया। ऊष्म व्यंजन 4। उसके बाद हमने बताया अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण में हमने बता दिया कि पहला और तीसरा वर्ग का पहला और तीसरा, तो पहला क और ख को हमने छोड़ दिया। जो अल्प प्राण में हमने छोड़ दिया वो महाप्राण में हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, महाप्राण में उसको ले लेंगे। घोष व्यंजन भी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। घोष और अघोष, घोष और अघोष भी बहुत आसान है कि क ख शुरू के 2 अक्षर घोष हो जाएंगे और जो बाद के 3 अक्षर होंगे वो शुरू के 2 अक्षर अघोष हो जाएंगे और बाद के जो 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण हैं, वो क्या हो जाएंगे, घोष व्यंजन। क्या हो जाएंगे, घोष व्यंजन। तो घोष और अघोष में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसको याद करने से ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है कि अघोष, अघोष में शुरू के 2 वर्ण और घोष व्यंजन में लास्ट के 3 वर्ण, बस यही याद रखना है, एक एक वर्ण याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में शुरू के 1 अक्षर और 1 वर्ण और फिर एक को छोड़ करके तीसरा वर्ण, यानी पहला और तीसरा। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने आपको एक नोट्स में, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट नोट है, एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए और इसको कॉपी और पेन लेकर के इसको उतारना ना भूलिएगा। और व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की हूँ कि आप लोगों को समझा दें, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा ही वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।